हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस। आप सभी का स्वागत है हमारे क्लासेस में यूट्यूब चैनल में। अगर यूट्यूब चैनल में डाला हूँ तो आज मैं आपको माइंड मैनेजमेंट का एक टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। चाहे आप फर्स्ट क्लास माइंड मैनेजमेंट की तैयारी कर रहे हो, बेसिकली आप फर्स्ट क्लास की तैयारी कर रहे हो मैनेजर की, या सेकेंड क्लास मैनेजर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप चाहे कोल सेक्शन में हो चाहे मेटल सेक्शन में हो, चाहे आपका रेस्ट्रिक्टेड पेपर हो चाहे अनरेस्ट्रिक्टेड पेपर हो, कुल मिलाकर के अगर आप मैनेजर का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे सेकंड क्लास हो चाहे फर्स्ट क्लास हो, चाहे कोल हो चाहे मेटल हो, चाहे रेस्ट्रिक्टेड हो चाहे अनरेस्ट्रिक्टेड हो, तो उसका एक बैच ऑलरेडी चल रहा है। अभी अभी स्टार्ट हुआ है, न्यू बैच है। आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, इसमें आपका कौन सा टॉपिक कवर होगा मैं पहले बता दे रहा हूँ। आपका जो टॉपिक कवर होगा, वो जो चैप्टर कवर होगा बेसिकली होगा माइंड मैनेजमेंट, लेजिस्लेशन एंड जनरल सेफ्टी। अगर ये पेपर है तो ये पेपर आपका 100% सिलेबस यानी जो डीजीएमएस एग्जाम में दिया हुआ टॉपिक्स है, एक एक टॉपिक आपका पूरी तरह से कवर होगा, जिसमें माइंड मैनेजमेंट, लेजिस्लेशन और जनरल सेफ्टी पूरा पढ़ाया जाएगा। इसमें ऑलरेडी माइंड मैनेजमेंट का पोर्शन मैं डाल रहा था, जिसमें आपका ये पूरा जो ऊपर वाला देख रहे हैं ये वाला, और पर्सनल मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर स्ट्रक्चर, ये पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर रिव्यू मिल जाएगा आपको, तो आप लेट से भी ज्वाइन करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोडक्शन मैनेजमेंट आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, आप इंटरेस्टेड है क्लास ज्वाइन करना, तो आपको व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करना है। एक व्हाट्सअप नंबर पे जस्ट अ सेकंड मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये आपका व्हाट्सअप नंबर है 6200670155। इस व्हाट्सअप नंबर पे आपको मैसेज करना है। कॉल भी कर सकते हो, बट कोशिश कीजिए कॉल अवॉइड करने का, क्योंकि जॉब में रहता हूँ, थोड़ा व्यस्त रहता हूँ। अगर माइनिंग सरदार ओवरमैन की भी क्लास करना चाहते हैं, माइंडमेट फॉरमैन ब्लास्टर की भी क्लास करना चाहते हैं, तो व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग डायरेक्टली टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोडक्शन मैनेजमेंट। प्रोडक्शन मैनेजमेंट कुछ ऐसी टॉपिक्स है जो आपका एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है वर्क स्टडी, मेथड स्टडी, अप्रोच टू माइनिंग, मेथड डिजाइन, वर्क मेजरमेंट, टूल फॉर मेथड एनालिसिस। ऐसे ऐसे बहुत से टॉपिक है जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंदर में आता है, लेकिन मैं आज कोशिश करूंगा जितना कवर करा सकूं उतना मैं आपका कवर कराऊं। तो जो सबसे पहला टॉपिक है वो है वर्क स्टडी क्या होता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि आखिर वर्क स्टडी होता क्या है। वर्क स्टडी, तो जैसे कि नाम में ही है वर्क स्टडी, यानी कि जब आप कोई भी वर्क को, कोई भी काम को स्टडी करते हैं तो उसको वर्क स्टडी कहा जाता है। अब वर्क स्टडी मतलब जैसे समझाता हूं मैं आपको, सिंपल साधारण शब्दों में समझिएगा। आप किसी कंपनी में हैं, चाहे आप मैनेजर के तौर पे काम कर रहे हो या मैनेजमेंट में कोई पोस्ट पे काम कर रहे हो, ठीक है। मैनेजमेंट में कोई पोस्ट पे काम कर रहे हो, ठीक है। आपने एक सुपरवाइजर जो थे या आपके जो माइंस थे, आपके अलग अलग जहाँ पे माइंस है, यूनिट है, जहाँ पर भी ऑफिसेस है, वहाँ आपने क्या दिया, आपने कहा कि हम आपको मैन पावर देते हैं, यानी कि मैन देते हैं, आपको मशीनरी देते हैं, यानी कि कोई काम करने का मशीनरी देते हैं, और आप उसके लिए रिक्वायर्ड मटेरियल देते हैं, ठीक है। अब इतना होने के बाद फिर आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, मनी, ठीक है, क्योंकि आपको इंसान रखोगे आप तो पेमेंट दोगे, मशीनरी है, मेंटेनेंस होगा, मटेरियल है। तो इतना चीज लगाने के बाद, यानी कि मैन, मशीनरी, मटेरियल और मनी, यानी M4 क्या लगा रहे हो आप M4 लगा रहे हो, मैन, मशीनरी, मटेरियल और मनी। माइंड मैनेजमेंट में आप जब भी रिसोर्स की बात करेंगे, जब भी आप बोलेंगे रिसोर्सेस रिसोर्सेस रिसोर्सेस, तो उन रिसोर्सेस के अंदर में ये चारों चीजें आ जाएंगी। आप कभी भी जब डेफिनेशन किसी का पढ़िएगा तो उसमें अगर कहीं पे लिखा रहता है अवेलेबल रिसोर्सेस को यूटिलाइज करेंगे, तो अवेलेबल रिसोर्सेस में मैन भी आता है, मशीनरी भी आता है, मटेरियल भी आता है और मनी भी आता है। ये चारों चीजें इनके अंदर में आती है। अब जब आप कोई मैनेजर के तौर पे काम कर रहे हो या मैनेजमेंट के किसी भी पोस्ट पे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप जब भी कोई काम करवाते हो तो वो काम 10 आदमी को सपोज आपने दिया, आपने क्या किया, आपने स्किल्ड वाले लोगों को दिया, कुछ स्किल्ड लोगों को मान के चले 2 स्किल्ड लोग कर रहे थे उस काम को, 2 थे जो सेमी स्किल्ड टाइप के लोग थे वो उस काम को कर रहे थे, एक थे जो जिसमें एक स्किल आदमी था, एक सेमी स्किल्ड आदमी था, ठीक है। मतलब आपका एक था जो पूरी तरह से उस काम को जानता था, ऐसे ऐसे करके आपने एक एक करके टोटल 2 आदमी दिया। इसके बाद कुछ ऐसे केसेस थे जिसमें अनस्किल्ड लोगों को आपने काम पे दिया, एक ही काम आपने दिया, ठीक है, अनस्किल्ड लोगों को आपने
जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सिंपल साधारण शब्दों में समझाता हूँ। जैसे आपने क्या किया, आपने 10 लोगों को बुलाया और 10 लोगों को बुला के कहा कि भैया रोटी बनाना है। आपने कहा कि रोटी बनाना है। 10 लोगों के आपको आपने 1-1 किलो आटा दिया कि लो भैया 1 किलो आटा, आप सभी को रोटी बनाना है। अब उस 10 लोगों में कुछ ऐसे थे जो हलवाई थे, जिसका काम ही यही था रोटी बनाना। मतलब तड़ातड़ वो आटा को गूंदा, आटा गूंदने के बाद फटाफट लोई बनाया, फटाफट रोटी बना दिया। कुछ लोग हलवाई थे, ठीक है। कुछ लोग थे जो रोज रोटी बनाने का काम करते हैं, खाना बनाते हैं घर पे, ऐसे लोग थे। कुछ लोग थे जो बस थोड़ा बहुत जानते थे, देखे थे लेकिन कभी बनाए नहीं थे, तो उस काम को वो करके देखे। कुछ लोग थे जिसको कुछ नहीं आता था, ना वो कभी देखे थे, ना उनको रोटी बनाने का कोई जानकारी था, उनको तो ये भी नहीं पता था कि भैया रोटी आटा से बनता है। ऐसे सभी लोगों को आपने वो काम करने को दिया और हर लोगों का आपने टाइम नोट किया, कितना आटा खर्चा किया उसको नोट किया, किस क्वालिटी का प्रोडक्ट बना, मतलब रोटी कैसा बना उसको नोट किया, रोटी दिखने में कैसा है उसको नोट किया, ठीक है, कितना ज़्यादा रोटी बनाया, क्वांटिटी उसको नोट किया। इन सभी चीज़ों को नोट करके आपने इसका स्टडी किया कि भाई रोटी किसने जल्दी बनाया, किसने लेट बनाया, किसका क्वांटिटी ज़्यादा लगा, किस पे खर्चा ज़्यादा हुआ, किस पे कम खर्चा हुआ, किसका क्वालिटी ज़्यादा अच्छा है। इन सभी को जब आप एनालिसिस कर रहे हैं ना, तो ऐसे चीज़ों को भी आप वर्क स्टडी कहोगे। ऐसे चीज़ों को भी आप वर्क स्टडी कहोगे। वर्क स्टडी का मतलब काम का स्टडी कर रहे हो आप, कि कोई आदमी 10 आदमी मिलकर अलग अलग तरीके से काम कर रहा है एक ही काम को, तो वो जो काम कर रहा है उस काम को आप देख रहे हो कि 10 आदमी ने कितना समय लगाया, कितना संसाधन लगाया, कितना जल्दी कर पाया उस काम को, कितना परफॉर्मेंस उसका अच्छा था, कितना परफेक्शन था उन चीज़ों में। इन चीज़ों को जब आप पढ़ते हो, देखते हो, एनालिसिस करते हो, दैट इज कॉल्ड वर्क स्टडी। इसी को कहते हैं वर्क स्टडी। सिंपल साधारण शब्दों में इसको ऐसे समझ सकते हो। अब हम एक काम करते हैं, अब आपको टेक्निकल डेफिनेशन जो किताब में दिया हुआ है उसको हम निकालते हैं और एक एक करके लाइन बाय लाइन पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए, प्रोडक्शन मैनेजमेंट का जो पहला चैप्टर है ये एनसी दे साहब का लिखा हुआ किताब है। एनसी दे साहब का जो माइंड मैनेजमेंट का बुक है वो मार्केट में सबसे सुपीरियर बुक कह सकते हो आप। एलसी काकू, एनसी दे, ये सब कुछ ऐसे राइटर हैं जिन्होंने माइंड मैनेजमेंट पर जो टॉपिक्स लिखा है उनमें काफ़ी जान डाला है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। वर्क स्टडी में बोला क्या गया है समझते हैं। Work study is the process of identifying the best and most efficient way of using available resources, that is man, machine, material and money। मैंने आपको क्या कहा कि जब भी आप माइनिंग में रिसोर्सेज की बात करेंगे, रिसोर्सेज का मतलब होता है मैन पावर यानी मैन, मशीन यानी मशीन, मटेरियल यानी कि जो आप उसको मटेरियल दे रहे हैं, सामान दे रहे हैं, साधन दे रहे हैं, और मनी यानी कि पैसा जो उस पर खर्चा हो रहा है। इन सभी चीज़ों को मिला के आप रिसोर्सेज कहते हो। तो कहा गया है कि इन रिसोर्सेज का आपने सबसे सही इस्तेमाल जो किया है, ताकि फॉर फुलफिलमेंट ऑफ कंपनीज गोल, कंपनी का गोल को पूरा करने के लिए, कंपनी के टारगेट को पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेस आपको मिले हैं उनका बेस्ट तरीके से इस्तेमाल करने का जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस को खोजने का, आइडेंटिफाई, प्रोसेस को खोजने का, आइडेंटिफाई का मतलब होता है खोजना। क्या होता है? खोजना, ठीक है। उसको बोलते हैं वर्क स्टडी। वर्क स्टडी क्या है? वर्क स्टडी प्रोसेस नहीं है, समझिएगा। वर्क स्टडी वो प्रोसेस नहीं है जिसमें हम बेस्ट काम करें, नहीं। वर्क स्टडी वो प्रोसेस है जिसमें हम ऐसा खोज करते हैं, ऐसा तरीका खोजते हैं ताकि हम अच्छे से काम कर सकें। वो तरीके को खोजने को आप वर्क स्टडी कहते हो। अलग अलग टाइप के लोगों से काम करवाएं, अलग अलग लोगों के काम को एब्जॉर्व किए, और एब्जॉर्व करने के बाद फिर आपने कहा कि यार ये जो आदमी है ना, ये आदमी बहुत सही तरीके से ये काम को किया है, तो इस काम को करने का जो सही तरीका है वो ये है। तो इसी को कहते हैं वर्क स्टडी, ठीक है। सिंपल साधारण शब्दों में समझिए, फिर किताबी जो डेफिनेशन है उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका वर्क स्टडी क्या होता है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वर्क स्टडी आइडेंटिफाई यानी खोज करने का तरीका है, प्रोसेस को खोजते हैं आप। इसमें क्या करते हो? इसमें प्रोसेस को खोजते हो। कौन से प्रोसेस को? काम करने के तरीके को, काम करने के तरीके को खोजते हो भैया, काम करने के तरीके को खोजते हो, काम करने के तरीके को खोजते हो कि जो बेस्ट यूज कर सके आपके रिसोर्सेज का। रिसोर्सेज में मैन, मशीन, मटेरियल, मनी। ध्यान दीजिएगा,
तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट डीपली क्लियर है तो फिर तो भैया आप कभी भी बैठो एग्जाम में तो आपका अच्छा ही जाएगा। अगला पॉइंट पढ़ते हैं। एवरी कंपनी हैज डिजायर टू अचीव बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्शन। हर कंपनी का ये सपना होता है कि भैया जो हमारा प्रोडक्ट हो एकदम बेस्ट हो, बेस्ट हो, ठीक है, विद इन लीस्ट पॉसिबल लिमिट एंड इन्वेस्टमेंट विद क्विकर रेट ऑफ रिटर्न। मतलब आप एक कंपनी के मालिक हो, आप कंपनी के सीईओ, तो आप क्या चाहोगे? आप चाहोगे जो हमने कंपनी में बनाया है, जो हमारा प्रोडक्ट हो वो बेस्ट प्रोडक्ट हो, मार्केट में सबसे अच्छा प्रोडक्ट हमारा हो, प्लस हमारा जो प्रोडक्ट हो वो सस्ता हो, हमारा जो प्रोडक्ट हो वो सस्ता हो, ठीक है, हमारे प्रोडक्ट में ज़्यादा खर्चा ना हो, हम जो प्रोडक्ट बनाने उसको बनाने में ज़्यादा खर्चा ना हो, और हमारा प्रोडक्ट क्विकर रेट ऑफ रिटर्न देता हो। मतलब ऐसा है कि मार्केट में गया तुरंत बिक गया, तुरंत खत्म हो गया भैया, हमारे पास तुरंत पैसा आ गया और क्विकर रेट ऑफ रिटर्न आ गया। तो इसी को बनाने के लिए जो हम तरीका खोजते हैं उसी तरीका को कहते हैं वर्क स्टडी। क्या कहते हैं? वर्क स्टडी कहते हैं। तरीके को खोजते हैं, उसमें तरीका से लेके टाइम से लेके सब कुछ देखा जाता है ना। तरीका टाइम, ऐसा नहीं कि रोटी बनाने हम दे दिए किसी को और वो एक दिन पूरा लगा के एक परफेक्ट रोटी बनाया, तो उस रोटी का क्या काम भैया, उस रोटी का क्या काम? उसमें टाइम भी तो मैटर करता है, उसमें प्रोसेस भी तो मैटर करता है, उसमें क्वालिटी भी तो मैटर करता है, उसमें क्वांटिटी भी तो मैटर करता है। इन सभी चीज़ों को देखते हैं, एक खाली क्वालिटी को देख के नहीं रखते हैं, है ना, हम उसके सभी चीज़ों को एनालाइज करते हैं, ठीक है, सभी चीज़ों को एनालाइज करते हैं और तरीके को खोजते हैं, उसको बोलते हैं वर्क स्टडी। अब आगे क्या बोला गया है समझते हैं। द वर्क स्टडी हैज टू विंग्स। वर्क स्टडी जो है इसके दो पंख है। मान के चलिए एक पंछी है, उस पंछी के दो पंख होते हैं, तो ये जो वर्क स्टडी है वो एक पंछी है, तो इनके टोटल दो पंख है, दो विंग्स है, या यूं कह सकते हो वर्क स्टडी के दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है मेथड स्टडी, एक होता है मोशन स्टडी। एक होता है मेथड स्टडी, एक होता है मोशन स्टडी। वर्क स्टडी के दो बच्चे हैं, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, ठीक है। चलिए एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले आते हैं मेथड स्टडी पे। सबसे पहले हम आते हैं मेथड स्टडी पे। तो मेथड स्टडी में हम लोगों ने क्या बताया? द मेथड स्टडी फॉर एमिंग फाइंडिंग द बेस्ट पॉसिबल प्रोसीड्यूर। मतलब जो बेस्ट तरीका होता है, सबसे बढ़िया जो तरीका है भैया, हम तरीका खोजते हैं, इसमें सिर्फ तरीका खोजते हैं, ठीक है। इसमें हम कोशिश करते हैं कम समय लगे और हम तरीका खोजते हैं। इसमें खर्चा वर्चा का टेंशन नहीं लेते हैं कि खर्चा कितना हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ पे हम ध्यान नहीं देते हैं। इसमें हम कहते हैं कि हमारा जो तरीका हो वो अच्छा हो और हमारा जो टाइम हो कम लगे, हम इस चीज़ का ध्यान देते हैं, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं इसको क्या लिखा हुआ है। द मेथड स्टडी एम एट फाइंडिंग द बेस्ट पॉसिबल प्रोसीड्यूर। सबसे अच्छा जो तरीका होता है उसको खोजते हैं ऑफ प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्विंग लीस्ट टाइम, कम से कम समय लगे, एंड विदाउट हैविंग फैटिक टू द वर्कर। फैटिक का मतलब क्या होता है? फैटिक का मतलब एक तरह से कह सकते हैं दुर्घटना हो जाना, किसी को चोट लग जाना, किसी को तकलीफ हो जाना, है ना, तो ऐसा चीज ना हो, उस चीज का भी हम ध्यान रखते हैं। तो ये क्या हो गया कुल मिलाकर के मोस्ट मेथड स्टडी जो हो गया, इसमें एक तो आ गया आपने प्रोसीड्यूर खोजा, प्रोसीड्यूर खोजा, तरीका खोजा, ठीक है। इसके बाद आपने क्या कहा? आपने ऐसा तरीका खोजा जो कम समय लेता हो, लीस्ट टाइम लेता हो, कम समय लेता हो, ठीक है। और आपने क्या ध्यान दिया इस पे? आपने ये ध्यान दिया कि भाई इसमें सेफ्टी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अनसेफ वर्किंग करके हम काम कर रहे हैं, हमारा जो काम है उसमें सेफ्टी होना चाहिए ताकि वर्कर को दिक्कत तकलीफ ना हो। तो मोशन मेथड स्टडी में आपने प्रोसीड्यूर, लीस्ट टाइम और सेफ्टी का ध्यान रखा, ठीक है। चल अब आगे क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन। प्रैक्टिकली मेथड और मोशन स्टडी एम्स एट फाइंडिंग द बेस्ट वे ऑफ डूइंग ए जॉब। बेस्ट वे ऑफ डूइंग ए जॉब यानी कि काम को करने का सबसे इजी तरीका, सबसे अच्छा तरीका, सबसे इफिशिएंट तरीका, सबसे जल्दी हो जाने वाला तरीका, सबसे इफेक्टिव तरीका, सबसे कम जिसमें खतरा हो ऐसा तरीका, है ना, जिसमें खर्चा भी कम हो, जी ऐसा भी चीज़ को हम लोग अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इनको हम लोग बोलते हैं मेथड स्टडी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग मेथड स्टडी भी कहते हैं, ठीक है। चलिए अभी यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि मेथड स्टडी को कुछ कुछ किताबों में मोशन स्टडी भी कहा गया है। तो मोशन स्टडी किसका नाम है अगर पूछेगा, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ मोशन स्टडी, एंड मोशन स्टडी इज मेंट बाय, मोशन स्टडी का मतलब क्या है, ऐसा करके चार ऑप्शन देगा तो आपको मेथड स्टडी को टिक करना है। मेथड स्टडी या मोशन स्टडी एक ही चीज होता है, दोनों एक ही चीज है, समझिए एक ही चीज है, ठीक है। जैसे भगवान शंकर और शिव भगवान दोनों एक ही चीज है, उसी तरह से मेथड स्टडी और मोशन स्टडी एक ही चीज, नाम अलग अलग है भैया लेकिन है एक ही चीज, ओके। तो
तो कुल मिलाकर के जो मैंने आपको समझाया, बार बार वही चीज बोले जा रहा है भैया। चलिए फिर से हम पढ़ लेते हैं आगे। दिस इज डन बाय गिविंग गुड इनसाइट्स टू जॉब एलिमेंट एंड एलिमिनेटिंग अननेसेसरी मोशंस इफोर्ट ऑफ क्लबिंग सर्टेन जॉब्स स्टेप्स और स्पेल बाय रीऑर्डरिंग जॉब एक्सपेरिमेंट। मतलब कुल मिलाकर के कहा गया है कि हम इसमें क्या कराते हैं, काम कराते हैं, और जो काम होता है काम करा के देखते हैं कि फालतू काम क्या है। कुछ काम ऐसे होते हैं जिसका उस काम से कोई मतलब नहीं है, फालतू काम, अननेसेसरी वर्क जो हम कराते हैं बिना मतलब का, जिसका कोई मतलब नहीं है, ऐसे काम को हम हटाते जाते हैं, ऐसे काम को हम हटाते जाते हैं, छांटते जाते हैं। ठीक है, जैसे ऐसा समझिएगा, आप रोटी बनाने के लिए दुकान से आटा खरीद के लाए, आपका आटा जो है वो एक अच्छी क्वालिटी का आटा है, आपके जो आटा है, आपने जो आटा खरीद के लाया एक अच्छी क्वालिटी का आटा है। घर लाने के बाद फिर से आटा को आप क्या कर रहे हो, प्यूरीफाई कर रहे हो। घर लाने के बाद आटा को फिर से प्यूरीफाई कर रहे हो, उसको छलनी से छान रहे हो, है ना। एक आटा छलने वाला छलनी आता है, वो छलनी से छान रहे हो। तो ये छलनी से छानने का जो काम है, ये क्या वाकई में आपको ज़रूरत है? अगर अच्छा क्वालिटी का आता है, आटे में कीड़ा नहीं लगा, आटा अच्छी क्वालिटी का है, अच्छा प्रीमियम क्वालिटी का है, तो फिर ये सब करने का जरूरत ही नहीं था ना। आपने जो छलनी लेके आटा को छाना 10-20 मिनट लगा के 1 किलो आटा को, तो वो तो बेकार का काम था ना। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे काम होते हैं, जब भी कोई भी आप काम करवाते हो, उस काम में ऐसे छोटे छोटे बहुत से काम होते हैं जो अननेसेसरी होता है भाई, बिना मतलब का काम होता है। तो उस काम को आपको पहचानना है और उसको इलिमिनेट करना है, मतलब ऐसे ऐसे काम को कोशिश करना है अवॉइड करने का, ऐसे काम ना करो ऐसा कोशिश करना है। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप समझिएगा। जैसे आपका फेस है, फेस में आप चाहते हैं कि आप ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करो, तो ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करने के लिए आपने क्या किया, आपने पहले पानी का छिड़काव किया ताकि डस्ट हमारा रुक जाए। उसके बाद फिर क्या कर रहे हो, पानी का छिड़काव करने के बाद 10 मिनट बाद फिर आपने पानी का छिड़काव किया, फिर 10 मिनट बाद पानी का छिड़काव किया, फिर 10 मिनट बाद पानी का छिड़काव किया, फिर 10 मिनट बाद पानी का छिड़काव किया। ये जो 10-10 मिनट में आप पानी का छिड़काव कर रहे हो, ये क्या बिना मतलब का काम नहीं हुआ? बिल्कुल बिना मतलब का काम हो गया। 10-10 मिनट में पानी का छिड़काव करने से हमारा कोई लाभ नहीं हो रहा है, बल्कि बिना मतलब का काम कर रहे हैं। फेस में जब हम ड्रिलिंग करेंगे, अगर हम सिर्फ उससे पहले हम कर ले पानी का छिड़काव, जैसे हम फेस में जाते हैं काम करने के लिए उस टाइम एक बार कर ले, और जब ड्रिलिंग चालू करने वाले हैं उस टाइम एक बार कर ले, तो हमारा काम बहुत सरल हो जाएगा। बीच में हमको पानी का छिड़काव करने का, स्प्रिंकल वाटर करने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये जो बीच में हम ये सब कर रहे थे, ये हमारा फालतू का काम था, अननेसेसरी वर्क था, अननेसेसरी मोशन था। ऐसे अननेसेसरी वर्क, अननेसेसरी मोशन को हमको नेग्लेक्ट करना है, हटाना है, एलिमिनेट करना है। ऐसे सब सीक्वेंसेस को पहचानना और डिजाइन करना मेथड को कहते हैं मोशन स्टडी। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। दिस इज डन बाय गिविंग गुड्स इनसाइट टू जॉब एलिमेंट बाय एलिमिनेटिंग अननेसेसरी मोशन। क्या होता है मैंने आपको समझाया, इफोर्ट और क्लबिंग सर्टेन जॉब स्टेप्स स्पेल बाय ओरिएंटिंग जॉब सीक्वेंसेस। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है वंस द मोशन स्टडी इज डन इन befitting manner, the work measurement or time study is allowed to complete the job applying the procedure by a skilled worker or predefined acceptable level of performance। अब क्या बोला है समझिएगा, ऐसा बोला है कि आपने क्या किया, आपने आटा से रोटी बनाने का, आपने आटा से रोटी बनाने का एक तरीका खोज लिया। सबसे पहले ऐसा समझो ना, जब आदि मानव था तो पहले रोटी बना के तो खाता नहीं था आदि मानव, लेकिन वही आदि मानव धीरे धीरे डेवलप किया, सिविलाइजेशन होने लगा, घर बसाया, गांव बसाया, खेती करना शुरू किया। उसके बाद आटा बनाना शुरू किया, आटा बनाने के बाद फिर उसको रोटी बनाना शुरू किया। रोटी बनाते बनाते आज एक बेस्ट वे हमारे पास है रोटी बनाने का। तो रोटी बनाने का एक तरीका हो गया। रोटी बनाने का अगर हम किसी से पूछेंगे बड़े बुजुर्ग से, तो बोलेगा रोटी बनाने का एक पर्टिकुलर तरीका होता है। पहले एक बड़ा सा पतीला लो, उसमें आटा डालो, फिर उसमें हल्का पानी डालो, फिर उसको गूंदो, फिर पानी डालो, फिर गूंदो, फिर पानी डालो, फिर गूंदो। ऐसा कर करके जब आटा पूरा सॉफ्ट हो जाता है, फ्लफी हो जाता है, फिर उसमें से थोड़ी छोटी लोई तोड़ो। तो ये जो पूरा तरीका है, ये प्रोसीड्यूर जो आप खोजें, वो कैसे खोजें, वो मैथड स्टडी करके या मोशन स्टडी करके खोजे, मैथड स्टडी करके या मोशन स्टडी करके खोजे। अगर एक बार आप ये तरीका खोज लिए, आप एक बार ये तरीका खोज लिए, तो अब आप क्या करोगे, अब आप ऐसा काम करोगे, अब आप टाइम नोट करने का कोशिश करोगे कि यार ये जो रोटी बनाने का तरीका है ये तो सबको पता है, लेकिन रोटी कौन ज़्यादा अच्छे से बना पा रहा है, कौन ज़्यादा स्किल्ड है इस काम में। हम ऐसे लोगों को पहचानना शुरू करेंगे, ऐसे लोगों का टाइमिंग नोट करेंगे, टाइमिंग को नोट करेंगे, इसको बोलते हैं स्टॉप वॉच।
स्टॉप वॉच, जैसे आप रनिंग कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप पुशअप कर रहे हो, पुलअप कर रहे हो, कुछ भी ऐसा कर रहे हो, तो आप क्या करते हो, स्टॉप वॉच ऑन करते हो और ऑन करने के बाद फिर आप ये सब काम करते हो देखने के लिए कि भाई कितना देर में हम एक 500 मीटर का राउंड मार पा रहे हैं, 500 मीटर रनिंग हम कितना देर में कंप्लीट कर पा रहे हैं, स्टॉप वॉच में देखते हैं उसका टाइमिंग। ऐसे ही क्या होता है, जब आप काम करवा रहे होते हो, तो वर्क करवा रहे होते हो, उस वर्क कराने का एक तरीका तो आपने मोशन स्टडी से खोज लिया, मेथड स्टडी से खोज लिया, उसके बाद उस तरीके को अलग अलग लोगों को बताते हो, भाई इस काम को ऐसे ऐसे करना है। अब देखते हो कि इसमें जो स्किल्ड लोग हैं वो जल्दी कर लेते हैं, जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो जल्दी कर लेते हैं, जो अनस्किल्ड एक्सपीरियंस लोग हैं उसको बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं टाइमिंग स्टडी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइमिंग स्टडी बोलते हैं, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, ओके। तो टाइमिंग स्टडी क्या होता है मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले आपने मोशन स्टडी किया, आपने एक तरीका समझा कि यार रोटी कैसे बनाया जाता है, आपने रोटी बनाने का एक तरीका खोजा, तरीका खोजने के बाद अब आप क्या करेंगे, आप टाइम नोट कर रहे हैं कि कौन आदमी कितना टाइम में रोटी बना पा रहा है। तो उसमें जो स्किल्ड लोग थे, जो हलवाई लोग थे, फटाफट रोटी बनाना शुरू कर दिए। तो ऐसे ही जो टाइम को आप नोट कर रहे हैं, टाइम का अध्ययन कर रहे हैं, इसको बोलते हैं टाइम स्टडी। इसको क्या बोलते हैं, इसको टाइम स्टडी बोलते हैं, ठीक है। तो एक बार जब आप मोशन स्टडी कर चुके होते हैं तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, इसके लिए आप क्या करते हो, इसके लिए आप टाइम स्टडी करना शुरू करते हो, इसके लिए आप टाइम स्टडी करना शुरू करते हो, ठीक है। चलिए, हाँ क्या लिखा हुआ है, वंस द मोशन स्टडी इज डन इन बेफिटिंग मैनर द वर्क मेजरमेंट और टाइम स्टडी इज अलाउड टू कंप्लीट द जॉब अप्लाइंग द प्रोसेस बाय, जो मैंने कहा वही चीज इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए, लाइन बाय लाइन आपको पढ़ा रहा हूँ आज किताब खोल के, ठीक है। हालांकि मेरे को किताब से पढ़ाना ज़्यादा पसंद नहीं है, आप पहले के वीडियोस देखे होंगे तो उसमें देखा होगा मैं किताब रख ही देता हूँ साइड में, ठीक है। मेरे को ज़्यादा कंफ्यूज करने का ऐसा लगता है कि ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा है किताब में। चलिए अपना तरीका, अब आगे बढ़ते हैं। तो वर्क स्टडी आपने सीखा कि वर्क स्टडी क्या होता है, ठीक है। वर्क स्टडी के बाद आपने टाइम स्टडी सीखा क्या होता है। वर्क स्टडी के बारे में मैंने क्या बताया था, वर्क स्टडी जो होता है उसके दो विंग्स होते हैं, एक होता है आपका मेथड स्टडी और मोशन स्टडी। ये दोनों है तो एक ही चीज, ठीक है, लेकिन दो पंख हो गए, एक ही चीज है लेकिन दो पंख हो गए, ठीक है। वो जिसको बोलते हैं, जस्ट अ सेकंड, थोड़ा उलट पुलट हो गया इसमें, रुक जाओ एक मिनट, जस्ट अ सेकंड रुक जाओ, थोड़ा उलट पुलट हो गया भाई, फिर से मैं इस चीज़ को समझा दे रहा हूँ। वर्क स्टडी टाइम स्टडी का एक जो पॉइंट है वो मैं आपको लिख दे रहा हूँ ताकि आपका सुविधा हो जाए। देखिए मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि वर्क स्टडी होता है, ये चीज़ आपने सीखा। वर्क स्टडी क्या होता है ये चीज़ आपने सीखा। फिर हमने कहा कि वर्क स्टडी के दो टाइप्स होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं मेथड स्टडी, ठीक है। मेथड स्टडी को आप एक और नाम से जानते हो जिसको बोलते हो मोशन स्टडी। जो मैंने आपको बताया कि मोशन स्टडी बोलो या मेथड स्टडी बोलो, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो टाइप था जो मैंने आपको बताया वो होता है टाइम स्टडी। टाइम स्टडी क्या होता है मैंने आपको बताया कि जिसमें आप समय पे ज़्यादा तवज्जो दें, लोगों को एक बार तरीका पता चल जाने के बाद फिर वो जो समय को अच्छे देखते हैं, नापते हैं और उसमें से जो बेस्ट वो लोग होते हैं उनके वर्क को मेजरमेंट करते हैं कि यार ये जो आदमी है ये काम को बहुत अच्छे तरीके से करता है, बहुत जल्दी करता है, इफिशियंट वे में करता है, इसी को बोलता है टाइम स्टडी, या एक इसका और नाम है वर्क मेजरमेंट, ये दोनों इसी का नाम है। अभी वर्क स्टडी क्या होता है क्लियर हो गया, मेथड स्टडी क्या होता है, मोशन स्टडी के बारे में बताया मैंने, टाइम स्टडी क्या होता है, वर्क मेजरमेंट क्या होता है, यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा। आई होप, उम्मीद करते हैं यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ते हैं कि यार आखिर में व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेथड स्टडी। मेथड स्टडी जो हम कर रहे हैं आखिर मेरा उद्देश्य क्या है उसको करने का, तो आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि इस चीज को करने का उद्देश्य क्या है, ठीक है। इससे हम क्या करते हैं, एक सिंपल तरीके से समझो। मेथड स्टडी कर रहे हैं, मेथड स्टडी हम क्यों कर रहे हैं, ताकि जो हमारा एग्जिस्टिंग मेथड्स है उससे हम एक बेटर वे को डेवलप कर सकें, एक बेसिकली सिस्टमैटिक प्रोसीड्यूर हम इससे
सिस्टमेटिक प्रोसीड्यूर, एक सिस्टमेटिक तरीका हम पता करते हैं, ठीक है। एक इफेक्टिव मेथड, एक इफेक्टिव मेथड हम जनरेट करते हैं इससे। इफेक्टिव मेथड के साथ साथ इसमें हमारा रिड्यूसिंग कॉस्ट होता है। रिड्यूसिंग कॉस्ट मतलब खर्चा भी हमारा कम हो जाता है। जब हमको एक सही तरीका पता है तो उससे हमारा जो खर्चा होता है वो भी कम हो जाता है, बहुत हद तक कंट्रोल में आ जाता है। मोस्ट इफेक्टिव मेथड्स एंड रिडक्सिंग कॉस्ट मतलब रिड्यूसिंग कॉस्ट मतलब खर्चे को घटा देना, ये सब काम हम करके कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक टर्म आता है मेथड इंजीनियरिंग। मेथड इंजीनियरिंग, मेथड इंजीनियरिंग क्या होता है? बेसिकली एक ऐसा टाइप का इंजीनियरिंग है जिसमें आप कोई भी काम को करने का तरीका पता करते हो, कोई भी काम को करने का तरीका पता करते हो। तो बेसिकली मेथड इंजीनियरिंग क्या होता है? एक कोई हमको काम है, उस काम को करने के लिए, है ना, उस काम को करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे जो ईजीएस्ट वे है हमारा, जो हमारा सबसे ईजीएस्ट वे है वो आप पता करोगे। उसमें भी हम देखेंगे जो हमारा सेफेस्ट है वो देखोगे, और सबसे मोस्ट प्रोडक्टिव कौन सा है। सेफेस्ट भी है और मोस्ट प्रोडक्टिव वे कौन सा है, इस चीज के बारे में हम पता करने की कोशिश करेंगे। तो मेथड इंजीनियरिंग इज बेसिकली क्या है? मेथड इंजीनियरिंग इज ए तरीका, ठीक है, इसे तरीका कह सकते हो आप। मेथड इंजीनियरिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें आप इजीएस्ट वे फाइंड करते हो, सेफेस्ट वे फाइंड करते हो, मोस्ट इफेक्टिव मोस्ट प्रोडक्टिव वे फाइंड करते हो। एक ऐसा रास्ता निकालते हो जो सबसे साधारण हो, सबसे सेफ हो और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन उससे हो सके। ऐसे तरीके को डिज़ाइन करने के लिए जो चीज़ को आप पढ़ाई करते हैं उसको बोलते हैं मेथड इंजीनियरिंग। तो मेथड इंजीनियरिंग का डेफिनेशन में आपको 3-4 वर्ड को याद रखना पड़ेगा। मेथड इंजीनियरिंग बेसिकली इज बेसिकली क्या होता है? इज आइडेंटिफाइंग द बेस्ट प्रोसीड्यूर। मेथड इंजीनियरिंग इज द स्टडी ऑफ आइडेंटिफाइंग, ये मैं अपने से बना रहा हूं, आइडेंटिफाइंग द चीपेस्ट वे, इजीएस्ट वे, सेफेस्ट वे, मोस्ट प्रोडक्टिव वे, ठीक है, ऐसा करके लिखा रहेगा तो आप समझ जाने कि भाई इसी का डेफिनेशन है। ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, क्या क्या उद्देश्य है मेथड स्टडी पढ़ने का, वो मैंने आपको बताया कि सिस्टमैटिक प्रोसीड्यूर, इफेक्टिव मेथड, रिडक्शन कॉस्ट, मेथड इंजीनियरिंग, ये आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं कुछ नाम, और मैंने आपको कहा कि जब जब किसी का नाम आ जाए कि भाई ये वाला जो चीज है इसने लिखा था, ये वाला चीज के बारे में पहले इसने सोचा था, वो नाम एकदम तोता जैसा रट लेना। तो अब एक नाम है जिसका नाम है फ्रैंक बी गिलबर्ट। जब भी कोई नाम आए उस नाम को रट लिया कीजिए, क्योंकि ऐसे नाम बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। फ्रैंक बी गिलबर्ट, ये व्यक्ति कौन है? ये ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने सबसे पहली बार मोशन स्टडी पे ध्यान दिया, और ध्यान देने के बाद इन्होंने बहुत सारे टूल्स का इस्तेमाल किया, टूल्स को जनरेट किया। क्या होता है मैं बताऊंगा आगे। बहुत सारे टूल्स को जनरेट किया और कुल मिलाकर के इनके बारे में पढ़ाई लिखाई किया, इनको इजाद किया, इनका आविष्कार किया। तो फ्रैंक बी गिलबर्ट was first person who became interested in method analysis and developed many method tool for motion study, ठीक है। चलिए यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। ये नाम आपको याद रखना है कि इससे कनेक्टेड है, बाकी दिमाग में ना है तो आपको याद रखना फ्रैंक बी गिलबर्ट मोशन स्टडी से किसी तरीके से कनेक्टेड है, इतना दिमाग में रखो, आपका काम हो जाएगा एग्जाम में, ठीक है। चलिए अभी मैंने तो आपको बता ही दिया है, गोल को अचीव करना, ये सब चीज के लिए आप इसको अडॉप्ट करते हो, ठीक है। किताब को एक बार देख लेते हैं, कुछ पॉइंट मिस ना हो जाए इसलिए किताब को देख लेते हैं। बाकी ऑब्जेक्टिव ऑफ मोशन स्टडी एक बार पढ़ते हैं, क्योंकि मैं आपको समझा चुका, तो बस रीडिंग डालते हैं ताकि आपके दिमाग में भी ये सब चीजें रहें। इट इज द सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एंड प्रपोज्ड वे ऑफ डूइंग वर्क एज अ मीन ऑफ डेवलपिंग एंड अप्लाइंग इजियर एंड मोर इफेक्टिव मेथड एंड रिड्यूसिंग कॉस्ट, जो कि मैंने बताया अभी आपको, मैंने 3-4 वर्ड बताया, अप्लाइंग इजियर मेथड, मोस्ट इफेक्टिव मेथड, रिड्यूसिंग कॉस्ट, ये मैंने बताया, ये था इसका आंसर। चलिए अब वो दूसरे इसके पॉइंट्स और पढ़ते हैं। द एप्लीकेशन ऑफ मेथड्स इंजीनियरिंग, एप्लीकेशन मेथड इंजीनियरिंग का क्या एप्लीकेशन है?
इट रेंजेस फ्रॉम डिजाइन ऑफ ए न्यू पार्ट। जैसे देखिए मेथड इंजीनियरिंग हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, अगर मान के चलिए हमने कहीं नया प्लांट बना रहे हैं या फिर हमारा कोई एग्जिस्टिंग प्लांट है, एग्जिस्टिंग माइन है, तो उसमें हम लोग नया प्लांट बना रहे हैं तब भी हम मेथड इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करेंगे। कोई एग्जिस्टिंग प्लांट में काम चल रहा है तब भी हम उसको इंप्रूव करने के लिए एग्जिस्टिंग प्लांट में भी मेथड इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, प्रोडक्शन अगर हमको बढ़ाना है तो उस केस में भी हम लोग मेथड इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करेंगे। यही सब चीजें लिखी होंगे। इट रेंजेस फ्रॉम डिजाइन ऑफ ए न्यू प्लांट टू डिजाइन ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट टू डिजाइन ऑफ ए न्यू प्रोसेस टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोसेस, जैसे कि मैंने बताया, टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग वर्क प्लेस। Wherever work is being done, method engineering is a desirable function to ensure that the work is being done in easiest, safest, most productive way। मैंने बताया था अभी आपको। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, जो नाम मैंने बताया था फ्रैंक बी गिलबर्ट, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, was first become interested in method analysis and developed many of the tools of motion study as a part of formulation of a systematic approach to the analysis of work method। It has been the following objective। मेथड स्टडी के बहुत सारे और भी ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं। चलिए एक बार हम रीडिंग डाल के इसको फटाफट निपटा देते हैं। आप समझ गए हो इसको, तो ज़्यादा टाइम बर्बाद करे कोई मतलब नहीं है। स्टैंडर्डाइजिंग द वर्क प्रोसेस जो होते हैं काम के जो प्रोसेस है उनको अच्छे और बेहतर तरीके से कर सकते हैं, इंप्रूव करना कोशिश करते हैं जिसमें कम से कम खतरा हो और ज़्यादा से ज़्यादा हम उसमें प्रोडक्शन कर सकें, इफिशिएंट वे हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन का इस्तेमाल कर सकें, मैन मटेरियल मशीनरी एंड मनी का इस्तेमाल कर सके, रिड्यूस हेल्थ हजार्ड मतलब खतरों को हम कम कर सकें, कोऑर्डिनेशन विद सेक्शन ऑफ वर्क अलग अलग सेक्शन ऑफ वर्क के साथ कोऑर्डिनेशन कर सके, बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट बना सके। ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है जो कि हम पहले ही आपको बता चुके हैं। ठीक है, अप्रोच टू मेथड डिजाइन। अप्रोच टू मेथड डिजाइन आखिर है क्या, इस चीज के बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बोला गया है कि एक व्यक्ति है जिनका नाम है, जैसे कि मैंने कहा कि जब भी नाम आएगा आपको नाम को तोता जैसा रट लेना है, ये नाम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। चार्ल्स ई गीजल। चार्ल्स ई गीजल क्या कहते हैं, उन्होंने बहुत सारा मेथड को डिजाइन करने के लिए अलग अलग ऑर्डर निकाला। कुल मिलाकर के कहा जाए तो उन्होंने बहुत सारे मेथड में काम किया, अलग अलग टाइप के काम को करवाया और काम करवाने के बाद उन्होंने मेथड को डिजाइन किया और कुछ टूल्स दिया और कहा कि भाई ऐसा है कि कोई भी काम को आप करने जाते हो तो उसके लिए आपको कुछ पॉइंट को अगर आप दिमाग में रखो, कुछ एलिमेंट को अगर आप दिमाग में रखो तो आपका जो काम है वो सही तरीके से हो सकता है। अप्रोच टू मेथड डिजाइन मतलब अप्रोच का मतलब होता है पहले आपने करके देख लिया उस काम को अलग अलग तरीके से काम करने के बाद फिर आपने उसमें से बेस्ट निकाला कि हाँ ये जो है ये हमारा बेस्ट तरीका है। उसके बाद उस बेस्ट तरीके में हमने देखा क्या क्या है, तो 8 टाइप के एलिमेंट उसमें हमको मिलाए, 8 एलिमेंट हमको उसमें दिखाई दिया। ठीक है, चलिए कौन कौन सा एलिमेंट है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले तो यार हम उस काम को कर क्यों रहे हैं, पर्पस क्या है हमारा उस काम को करने का। हम सबसे पहले जो 8 एलिमेंट है जिन्होंने अप्रोच टू मॉडर्न डिजाइन जो हमने डिजाइन किया, हमने नहीं मतलब चार्ल्स साहब ने डिजाइन किया था, चार्ल्स गीजल साहब ने, तो उन्होंने जो भी मॉडर्न डिजाइन अडॉप्ट किया, डिजाइन किया, उसमें उन्होंने कहा कि 8 एलिमेंट है जिस पे हम ध्यान देते हैं। सबसे पहला है कारण, कि हम जो काम को कर रहे हैं, जैसे हम कोल का माइनिंग कर रहे हैं तो हम कोल माइनिंग क्यों कर रहे हैं, तो भैया कोयला निकालने के लिए कर रहे हैं। हमारा पर्पस क्या है, कोयला निकाले बेचे, उसको थर्मल सेक्टर में हमको यूटिलाइज करना है, उससे हमको बिजली बनाना है, ये सब चीज़ के लिए हम लोग, तो हमारा जो पर्पस है, मिशन है, वो हमने एक बार पहले देखा कि हमारा ये पर्पस है, ये मिशन है। इसके बाद होता है इनपुट, मतलब उस काम को करने के लिए हमने क्या लगाया, हमने लोगों को लगाया, हमने बहुत सारे इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया, हमने एक सिस्टम बनाया उस काम को करने के लिए ताकि हम उस आउटपुट तक पहुंच सके। और आउटपुट का मतलब क्या होता है, जो हमारा टारगेट है, टारगेट होता है हमारा आउटपुट। पर्पस अलग है, टारगेट अलग है। पर्पस समझिए, पर्पस मतलब है कोयला निकालना, जैसे कोल माइनिंग कर रहे हैं तो आपको कोयला निकालना टारगेट पर्पस है। क्यों पर्पस है, क्योंकि इससे हम बिजली बनाते हैं। ठीक है, बिजली बनाते हैं तो बिजली बनाना या कोयला निकालना हमारा टारगेट हो गया, हमारा बेसिकली पर्पस हो गया। लेकिन आउटपुट क्या बोलेंगे, आउटपुट मतलब हम जो टारगेट कर रहे हैं सेट, उस टारगेट तक पहुंचना, दैट इज आउटपुट। उस टारगेट तक पहुंचना, हमने कहा कि 100 मिलियन टन कोयला निकालना है, तो 100 मिलियन टन तक हम पहुंचने के जितना पहुंचते हैं उसको हम लोग बोलते हैं आउटपुट। ठीक है, पर्पस उद्देश्य, इनपुट क्या क्या लगाए हम उस काम तक पहुंचने के लिए, उस उद्देश्य तक पहुंचने के लिए, आउटपुट
दैट विच द सिस्टम प्रोड्यूसेस, जो सिस्टम ने किया है, जो आपने ये मेहनत किया, पर्पस बनाया, इनपुट लगाया, उसके बाद जो हमको मिला वो हमारा आउटपुट है। सीक्वेंस, अब क्या है, कोई भी काम को करने का एक तरीका होता है, ठीक है, उस काम को करने का कुछ ना कुछ तरीका होगा, कुछ ना कुछ सिस्टम होगा, कुछ ना कुछ सीक्वेंस होगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस। इन्वायरमेंट मतलब आपने जो काम को किया, ठीक है, आपने जो काम को किया, उस काम को करते टाइम इन्वायरमेंट क्या था वहाँ पे। इन्वायरमेंट मतलब वहाँ पे जैसा ऐसा है कि आप एक कोल माइनिंग कंपनी में काम करते हैं, ठीक है, कोल माइनिंग कंपनी में काम करते हैं। कोल माइनिंग जो माइंस है आपका, वो कैपेटिव माइंस है, ठीक है, वो कैसा है, वो मान के चलिए कैपिटल। यहाँ नहीं, रुको यार, किताब देख के ना मेरा दिमाग में कीचड़ कीचड़ हो जाता है, इसीलिए हमको ऐसा साफ सुथरा पढ़ना चाहिए, ऐसे उसमें मैं चीजता हूँ और लिखता हूँ। सबका अपना अपना तरीका है पढ़ाने का, मेरा थोड़ा अलग है, सबका अलग है। चलिए, कीचड़ कीचड़ होता है तो मेरे को अच्छा नहीं लगता, वो साफ सुथरा पेज अच्छा लगता है। देखो, सबसे पहले आपने एक पर्पस डिसाइड किया कि भैया आपका माइनिंग करने का क्या पर्पस है। आप कोल माइनिंग में कर रहे हो, कोल माइनिंग का क्या पर्पस है, तो आप कहेंगे यार हमारा जो माइंस है ना, वो एक कैपेटिव माइंस है, तो हमारा जो कोयला है वो हम ही बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कैपेटिव और नॉन कैपेटिव दो टाइप के माइंस होते हैं। कैपेटिव का मतलब है कि जो हम निकाल रहे हैं वो खुद इस्तेमाल करेंगे, और नॉन कैपेटिव का मतलब है कि हो सकता है हम खुद इस्तेमाल करें, लेकिन जो बचेगा उसको बेचेंगे मार्केट में, ठीक है। तो हमारे कैपेटिव माइन से हमने डिसाइड किया कि कोल माइनिंग से कोयला निकालेंगे और बिजली बनाएंगे, दैट इज माई पर्पस। इसके बाद हमने क्या किया, हमने उसमें आउटपुट इनपुट लगाया, हमने उसमें मैन लगाया, आदमी को लगाया कि भाई तू लग, हमने उसमें मशीन लगाया, ठीक है, कि भाई ये काम करना है, ठीक है, हमने उसमें बहुत सारे सिस्टम जनरेट करके दिए, हमने बहुत सारे प्रोसेसेस जनरेट करके दिए कि भाई ऐसे ऐसे इस काम को करना है, दैट इज माई इनपुट। आउटपुट का मतलब जब हमारा इनपुट हुआ उससे कुछ ना कुछ हुआ, मतलब कोयला निकला, तो कोयला जो निकला दैट इज कॉल्ड आउटपुट, कोयला निकला दैट इज कॉल्ड आउटपुट। अब इसके लिए हमको कुछ सीक्वेंस फॉलो करना पड़ा। इस सीक्वेंस का मतलब, अगर ऐसा समझिए कि आपका एक ओपन कास्ट माइंस है, तो ओपन कास्ट माइंस में आपने क्या किया, आपने सबसे पहले ड्रिलिंग किया, फिर आपने क्या किया, फिर ब्लास्टिंग किया, ब्लास्टिंग करने के बाद आपने सॉवेल लगाया उस जगह पे, सॉवेल आपके डंपर को लोड किया, डंपर जाके आपका यार्ड में कोयला को फेंका, यार्ड से आपने उसको वासरी भेजा, वासरी भेजने के बाद फिर उस कोयला को अपने बेचा, सेल किया मार्केट में, जहां भी आप करना चाहते हो। तो ये एक सीक्वेंस है, ये एक प्रोसेस है भाई, ये एक सीक्वेंस है। तो आपने कौन सा सीक्वेंस फॉलो किया, दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस। इसके बाद आप इन्वायरमेंट को भी देखते हैं, आप एक इन्वायरमेंट को भी देखते हैं, जैसे आप जहाँ पे काम कर रहे हैं वो कंपनी के पास संसाधन कितने हैं। संसाधन मान के चले कंपनी में बड़ी बड़ी मशीनरी चल रही है, जैसे एनसीएल है, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, इसमें बड़ा बड़ा हॉल पेक चलता है, बड़ा बड़ा मशीन चलता है, बड़ा बड़ा सॉवेल चलता है, तो प्रोडक्शन भी बड़ा बड़ा होता है भैया। जितना आप खर्चा कीजिएगा उतना ज़्यादा आप पैसा कमाइएगा, कुल मिलाकर के हिसाब है। तो संसाधन जितना ज़्यादा रहे, जितना बढ़िया रहे, उतना ज़्यादा हमको पैसा कौड़ी मिलेगा। ये सब चीज़ें इसमें है, ठीक है। इसके बाद आपके कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं वो उसका बिहेवियर कैसा है, एटीट्यूड कैसा है। मान के चले कामचोर आदमी है, खाली आता है, हाजिरी बनाता है, मतलब नहीं है कोई काम धंधा से, कहीं कोना में बैठा रहेगा, मोबाइल कूचेगा, कहीं देखेगा कोई नहीं आ रहा तो सूत जाएगा पेड़ के नीचे, तो ये सा एटीट्यूड रहेगा तो भाई वो भी तो मैटर करता है। तो इन्वायरमेंट कैसा है, प्लस वहाँ पे पॉलिटिकल अगर माहौल है, बहुत सारे यूनियन बाजी है, 2 गो यूनियन है, 3 गो यूनियन है, यूनियन वाला बात बार पे धरना दे रहा है, स्ट्राइक कर दे रहा, माइंस का प्रोडक्शन डाउन कर दे रहा, चक्का जाम कर दे रहा, तो ये भी तो हमारा समस्या ही है। इन्वायरमेंट भी मैटर करता है ना भाई हमारा, ठीक है। तो इन्वायरमेंट में इन चीज़ों को हम लोग जनरली देखते हैं। इसके बाद जो लीगल इन्वायरमेंट होता है, लीगल इन्वायरमेंट का मतलब बहुत सारे लीगल चीज़ें होती हैं जो हमको फॉलो करना पड़ता है, अगर लीगल गाइडलाइंस को हम उल्लंघन करते हैं तो हमको दिक्कत होता है। इसके बाद हमारा होता है ह्यूमन एजेंट, ठीक है। ह्यूमन एजेंट एक तरह से कह सकते हैं, तो ये एटीट्यूड ही है कंपनी के लोगों का, मतलब आपने ह्यूमन एजेंट कैसा लगाया। अब इसमें कैसे आ गए, स्किल्ड लोग ज़्यादा हैं कि आपके माइंड्स में, तो स्किल्ड लोग ज़्यादा हैं तो अच्छी तरीके से काम होगा, अगर एक्सपीरियंस लोग ज़्यादा हैं तो अच्छी तरीके से काम होगा, अनएक्सपीरियंस लोग कम है तो भी ठीक है, लेकिन अनएक्सपीरियंस लोग बढ़ा देंगे, एक्सपीरियंस वाले कम कर देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो ह्यूमन एजेंट भी डिपेंड करता है। इसके बाद एक आता है फिजिकल कैटलिस्ट, फिजिकल कैटलिस्ट। अब ये क्या चीज़ है समझिएगा। देखो ऐसा है, सुनो बाबू, हमको थोड़ा पानी पीने दो, गला सूख गया, रुक जाओ, तब तक वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, चलो रुको। फिजिकल कैटलिस्ट क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ, सिंपल साधारण तरीके से समझिए।
आप एक कोल माइनिंग की कंपनी खोल के बैठे हो, और जो कोल माइनिंग का कंपनी है वो एक ओपन कास्ट माइंस है, ओपन कास्ट प्रोजेक्ट है, ठीक है। इस ओपन कास्ट प्रोजेक्ट में आपने कौन से तरीके को फॉलो किया है? तो सबसे पहले आप ड्रिलिंग किए, ठीक है। इसके बाद आपने ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग किया, सबसे पहले आपने ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग किया। इसके बाद आप क्या किए, आप उसमें सॉवेल लगाएं और डंपर लगाएं। सॉवेल वहां पे खड़ा हुआ, कोयला को उठा उठा के डंपर में लोड किया, फिर ये डंपर ट्रांसपोर्ट करके जाके बेसिकली यार्ड में, जो कोल यार्ड होता है उस यार्ड में कोयला को फेंका। और ये यार्ड वाला क्या किया, यार्ड वाला में वहां पे क्या लगा हुआ है, पे लोडर लगा हुआ है। पे लोडर क्या किया, पे लोडर को वापस से डंपर में डाला, ठीक है। अब ये डंपर क्या करेगा, ये वासरी भेजा कोयला को। ये क्या किया डंपर, ये डंपर कोयला को वासरी भेजा, वासरी भेजा। वासरी में कोयला वास हुआ, वास होने के बाद फिर से उसको हम लोग जो कंपनी में बेचना था वहां पे जाके भेजे। तो ये हमारा एक प्रोसेस इन्वॉल्व हुआ है। पहले ड्रिलिंग ब्लास्टिंग किए, उसके बाद हमने सॉवेल डंपर कॉम्बिनेशन से उसको लोडिंग किया। लोडिंग करने के बाद फिर उसको हमने डिस्पैच किया, कहाँ पे, यार्ड पे। यार्ड पे डिस्पैच करने के बाद फिर उसको यार्ड से उठा के वासरी भेजा, वास किया कोयले को, अलग अलग ग्रेड में बांटा। उसके बाद फिर हमने कोयले को सेल किया। तो आप देखोगे तो यहाँ पे 5 स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं, ठीक है। अब आप पहला स्टेप को गौर से देखो, चलो जूम कर देते हैं। पहला स्टेप में मैंने आपको कहा कि ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग किए। तो जो फिजिकल एलिमेंट होता है, फिजिकल कैटलिस्ट होता है, इसका मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, कुछ ऐसे प्रोसेसेस उसमें इन्वॉल्व हैं, कुछ ऐसे मैन्युफैक्चरिंग उसमें इन्वॉल्व है, कुछ ऐसे काम उसमें इन्वॉल्व है जो डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व है, डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व है। अब ये मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे इक्विपमेंट, कुछ ऐसे रिसोर्सेस ऐसे हैं जो डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व है। हमारा जो आउटपुट आ रहा है उसमें इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। जो पहला स्टेप मैंने कहा वो कहा कि ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग किए। तो आप मेरे को एक बात बताओ, ड्रिलिंग करने के लिए तो चलो मशीन है माइंस के पास, ब्लास्टिंग करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको एक्सप्लोसिव चाहिए, आपको डेटोनेटर चाहिए। तो सवाल है कि क्या आप जो कोल माइनिंग की कंपनी है क्या वही एक्सप्लोसिव और डेटोनेटर बना रही है? तो आप कहोगे नहीं, वो हम दूसरे पार्टी से खरीद के लाते हैं। तो दूसरा पार्टी जब उसको बना रहा है, मान के चलिए IOCL नाम की एक कंपनी है जो आपका एक्सप्लोसिव मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तो एक्सप्लोसिव का मैन्युफैक्चरिंग जो IOCL कर रहा है या डेटोनेटर का जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, उसके लिए उसका एक प्लांट है। उस प्लांट में बहुत सारे आदमी लगे हैं, उसमें बहुत सारे केमिकल्स लगे हैं। जैसे उसमें जो एक्सप्लोसिव है उसमें बहुत सारे केमिकल का इस्तेमाल होता है, उसमें हर केमिकल आउटसोर्स किया जा रहा है, कहीं से खरीदा जा रहा है, हर केमिकल के लिए एक अलग आदमी लगा हुआ है। तो आप माइंस चला रहे हो और उसमें खाली ड्रिलिंग ब्लास्टिंग कर रहे हो ना, तो एक्सप्लोसिव ला रहे हो, तो एक्सप्लोसिव में इनडायरेक्टली इतने लोग इन्वॉल्व है, इतने लोग एक्सप्लोसिव में इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। तो इसी सब जगह पे जो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, जैसे सोवेल डंपर, आपके माइंस में सोवेल डंपर है, चलो मान लिए, लेकिन आप कहेंगे कि सोवेल कौन से कंपनी का है, क्या आप ही का कंपनी सोवेल बना रहा है क्या? बोलोगे नहीं यार, पागल है क्या, हमारा जो सोवेल है वो भारत बेंच कंपनी का है, ठीक है। हमारा जो सोवेल है वो वॉल्वो कंपनी का है। तो वॉल्वो एक कंपनी है ना, वो इन्वॉल्व है ना उसमें। वॉल्वो में बहुत सारे आदमी काम करते होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो मशीनरी का काम कर रहे हैं, बहुत सारे पार्ट ला के आते होंगे, अलग अलग जगह से आपने पार्ट मंगा के उसको वॉल्वो जोड़ता होगा, फिर जाके आपकी कंपनी को बेचता होगा, तो आप उसको चला रहे हो। तो इनडायरेक्टली तो ये सब लोग इन्वॉल्व है ना उसमें। इन सभी लोगों को आप कहोगे फिजिकल कैटलिस्ट। क्या कहोगे? फिजिकल कैटलिस्ट, जो भी डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली आपके आउटपुट में इन्वॉल्व होते हैं, डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली आपके आउटपुट में इन्वॉल्व होते हैं, उसको बोलते हैं फिजिकल कैटलिस्ट। देखो भाई, मैं इतना डिटेल में इसलिए घुस के समझा रहा हूँ ना, आप एक काम करना, आप फर्स्ट क्लास मैनेजर का पेपर निकालना, चाहे मेटल हो चाहे कोल हो। ये थोड़ा आपको अजीब लगेगा लेकिन सुन लो, काम आएगा। फिर आप सेकेंड क्लास का पेपर निकालना, चाहे मेटल हो चाहे कोल हो। फर्स्ट क्लास वाला ना, अगर आप अच्छे से पढ़े हो ना, तो आप एक अटेम्प्ट में 80 से 85 क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, ठीक है। लेकिन सेकेंड क्लास वाला आप उतना ही पढ़े हो, वही चीज को पढ़े हो, फिर भी आप मुश्किल से 40, 50 और 55 नंबर ला पाओगे। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि सेकेंड क्लास का जो पेपर है ना, वो फर्स्ट क्लास से ज्यादा हार्ड है भैया, ज्यादा हार्ड है। आपको लगेगा ये क्या
आप क्वेश्चन देखो ना प्रीवियस ईयर का, आप चलो छोड़ो, आप क्वेश्चन देखो जाके, आप फर्स्ट क्लास का क्वेश्चन देखो, आप सेकंड क्लास का क्वेश्चन देखो, आपको समझ में आ जाएगा। सेकंड क्लास ना इसलिए किया जा रहा है ऐसा क्योंकि सेकंड क्लास एक पहला पेपर होता है जिसमें लोग माइंड मैनेजमेंट पढ़ते हैं, और माइंड मैनेजमेंट आपका अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो डीजीएमएस आपको किस हिसाब से मानेगा कि आदमी को मैनेजमेंट पता है। इसीलिए जो मैनेजमेंट के क्वेश्चन उसमें दिए हुए हैं या एमएमएलएस के जो क्वेश्चन उसमें दिए हुए हैं वो काफी डिटेल्ड होते हैं, काफी डिटेल्ड होते हैं। अगर आपके पास सेकंड क्लास सर्टिफिकेट आ जाता है तो फिर फर्स्ट क्लास तो सिर्फ रिवीजन है उस चीज का कि हाँ भाई इसको फिर से पता है, अगला साल एग्जाम दिया सेम पेपर था तो वो निकाल लिया, तो वो सिर्फ रिवीजन है। इसीलिए डिटेल में सेकंड क्लास का पेपर आपसे पूछा जाता है क्योंकि आप पहली बार एक एक चीजों को पढ़ रहे हो तो आपको डिटेल में पढ़ना होता है, इसीलिए आपसे 40-50 क्वेश्चन ही बन पाता है। तो आप अगर मेरे हिसाब से पढ़ोगे तो मैं गारंटी देता हूं आपको, मैं आपका 100% क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करूंगा, 90 to 100%, और आप इसमें से जो नंबर उठाओगे वो कम से कम 100, 110, 120 क्वेश्चन का नंबर आराम से उठा सकते हो मेरे बताए गए पढ़ाए गए तरीके से। ठीक है, चलिए अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज कर दो व्हाट्सएप पे, क्योंकि बैच बाबू ऑलरेडी फुल हो चुका है, फिर बाद में आप लोग बोलते हो तो मैं ज्वाइन नहीं करा सकता हूँ आपको चाह के भी। मेरा एक लिमिट होता है, अभी मैं 2-4 दिन ही हुआ है और अच्छा खासा बैच फुल हो गया, तो अभी बचा नहीं है ज़्यादा सीट, तो आप अगर करना चाहते हो तो कर लो। 6200670155 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आप माइंड मैनेजमेंट की पढ़ाई करना चाहते हो, माइंड मैनेजमेंट, लेजिस्लेशन एंड जनरल सेफ्टी, चाहे मेटल हो, कोल हो, पूरा पोर्शन कवर होगा जो डीजीएमएस में दिया हुआ है, एमएमएलएस पूरा पेपर, लेजिस्लेशन मतलब एमएमआर, सीएमआर, माइंस एक्ट रूल सब कवर होगा। ठीक है, सिर्फ माइंड मैनेजमेंट नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं पूरा पढ़ा रहा हूँ। आपको कंफ्यूजन हो तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं 6200670155। 1000 रुपया फी रखा हूँ मैं, और ये 1000 रुपया फी आपका दिसंबर तक वैलिड है, जबकि आपका कोर्स मई में ही खत्म हो जाएगा। मतलब जून का एग्जाम तो आप दे ही लोगे, साथ ही आप दिसंबर का भी एग्जाम दे सकते हो यही पढ़ाई से। चलिए अब अगला जो एलिमेंट है वो है आपका इंफॉर्मेशन एडेड, मतलब जो अलग अलग टाइप के इंफॉर्मेशन आपने सीखा उस चीज को उसमें ऐड करते गए। ये 8वां एलिमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 8वां एलिमेंट को बहुत ध्यान से देखिएगा। यहां तक आपको क्लियर हो गया? ज्यादा लंबा तो नहीं हो गया? 45 मिनट। ठीक है, आज आपने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ समझा। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, अगले क्लास में फिर से मिलते हैं, या हो सकता है रिकॉर्ड करके मैं क्लास ऑनलाइन क्लासेस में मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर करके डाल दे रहा हूँ। ठीक है, अगर आप क्लासेस करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप पे मैंने आपको बताया, व्हाट्सअप नंबर 6200670155 पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर आप ओवरमैन सरदार का भी क्लास करना चाहते हैं, माइंडमेट फॉरमैन का भी, तब भी इंक्वायरी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।